Hello friends, very welcome to our channel online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपने आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं जो आपका पेपर हुआ था दिसंबर 2021 एंड जो जून 2022 का मर्ज पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसको आज अपन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट 100 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अपन लोगों ने कई सारे नेट के पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, वो सभी आपको मिल जाएंगे कौन से वाले चैनल पर। ये आपका जो चैनल है स्टडी पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियोस के फॉर्म में है। और आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस बाय दिवाकर सर। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, जिसमें कि आपके लिए नेट सेट एंड जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी वगैरह इन सभी के वीडियो लेक्चर्स साथ में पीडीएफ ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले जो लोग पुराने हैं वो लोग शेयर कर देंगे, और जो लोग नए चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है। पढ़िए इसको, क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना तंत्र राष्ट्र मॉडल के संदर्भ में सही पूछा गया है, यानी कि जो आपका राष्ट्र डेटा होता है उसका सही पूछा गया है। तो बताइए राष्ट्र डेटा होता क्या है। राष्ट्र डेटा एक मॉडल है, एक सरल आंकड़ा संरचना है। या फिर इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो पिक्सल साइज होता है, आकार होता है, सो पिक्सल एक ही प्रकार के होते हैं, यानी पिक्सल फॉर्म में होता है। और इनका आकार और आकृति क्या होते हैं, एक ही होते हैं, यानी कि ये आपकी इस तरीके से होता है, पिक्सल्स में ही बात कर रहा है, ठीक है। ये आपके राष्ट्र डेटा होता है। आगे कह रहा है कि जो फाइल का आकार यहाँ पे छोटा बता रहा है, छोटा नहीं होता है फाइल का आकार। आगे ये कह रहा है कि जो आपका राष्ट्र डेटा मॉडल है दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है। बिल्कुल ठीक, ये कह रहा है कि जो आप राष्ट्र डेटा होता है वो क्या होता है, दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है। ये भी सही है आप लोगों का। और आगे कह रहा है कि जो ऊपर साइकरण है, यानी कि ओवरले ऑपरेशन है, कठिन होता है इसमें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो आपके सही होंगे 1, 2 एंड 4, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ए हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसमें जो राष्ट्रीय डेटा मॉडल है एक सरल आंकड़ा संरचना है। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है कि यह भौगोलिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला धरातल पर आधारित एक मॉडल है, जो कि सभी पिक्सल एक ही आकार एवं आकृति के होते हैं। और जो प्रत्येक पिक्सल्स होते हैं उनका अपना मान होता है, एक उनका मान होता है, कोई उनका ऐसा नहीं है कि बिना मान के होते हैं। मान होता है, पिक्सल का आकार न्यूनतम होता है, मानचित्र इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है, मानचित्र इकाई कहलाती है। और जो रास्टर डेटा मॉडल है दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है। कैसा होता है ये, जो दूर संवेदी इमेज है इसके अनुरूप होता है। और जो रास्टर डेटा मॉडल है या फिर स्पेस से या फिर स्थान से संबंध रखता है, जिसको के क्या कहा जाता है, चार खानेदार सेल कहा जाता है, यानी कि आपके जो ग्रिड सेल्स इस तरीके से बनते हैं, ये इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपके कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ए बी डी, तीन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही पूछे गए हैं। अनाच्छादन अपचय द्रव्यमान क्षय एवं जो अपर्दन है इसको सम्मिलित करता है, यानी कि ये किसका पूछा गया है, अनाच्छादन का पूछा गया है। अनाच्छादन अपक्षय होता है वो किस किस को सम्मिलित करता है, द्रव्यमान क्षय को एवं अपर्दन क्षय को। चलिए आगे और भी कथन दिए गए हैं उनको देखिए। कि जो भौतिक अपक्षय होता है और यांत्रिक अपक्षय होता है केवल मापनी स्केल पर भिन्न होता है, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। आगे कह रहा है कि शुष्क जलवायु होती है, जलवायु में लवण क्रिस्टल वृद्धि और अपक्षय बालुका पत्थर के भृगु के आधारों के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर में अग्रसर होते हैं। ठीक है, ये जो जलवायु होती है जहाँ की शुष्क होती है वहां पे क्रिस्टल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, कुछ पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं, इनमें वृद्धि होती है। और जो अपक्षय होता है बालू के पत्थर का, यानी उनके जो टूटे हुए आधार होते हैं उनके समीप में क्या होते हैं, कई सारे गड्ढे बन जाते हैं।
तो बिल्कुल बनते हैं यहाँ पे, जब उनमें क्या होता है, टूटते हैं, टूट करके वो गड्ढे में बनते हैं। तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब सल्कन ये कह रहा है कि जब ये तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरों पर खनिजों का विस्तारण और संकुचन होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आपका ये डी भी सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है, आप इसको लेकर के चलेंगे, डी को भी सही मानेंगे, सी, ए, सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, इसमें दिया नहीं गया है, डी भी लगा लेना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लीजिए। अनाच्छादन में जो अपचय होता है उसमें द्रव्यमान क्षय और अपरदन को शामिल किया जाता है। सभी जो बहिर्जनिक भूआकृतियां होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। ठीक है, अनाच्छादन के बाद में और देखिए इसमें अपचय होता है, बृहद क्षरण होता है, संचलन होता है, अपरदन होता है, परिवहन होता है। इन सभी क्रियाओं को अब शामिल किया जाता है अनाच्छादन में। शुष्क जलवायु जो होती है मुख्यतः रेगिस्तानों में पाई जाती है, जहां पर कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तापक्रम यानी कि उनका तापमान, हाई टेम्परेचर वहां पे पाया जाता है। लवणीय जो क्रिस्टल होते हैं उनमें वृद्धि होती है, वृद्धि में ये सहायक होते हैं। लवणीय क्रिस्टल में वृद्धि के कारण जो चूना पत्थर है, बालू के पत्थर है, नीस है, ग्रेनाइट है, खड़िया है, इन सभी में क्या होता है, विघटन प्रारंभ होता है। विघटन यानी कि इनका टूटना हो जाता है शुरू, टूटना शुरू होता है तो क्या होता है, अपसल्कन घटन हो जाता है। और ये जब क्या होता है, तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरों पर खनिजों का विस्तार होता है, यानी कि फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट सेल में इस प्रकार की क्रिया चिकनी सतह छोटे से लेकर के बड़े गोलाश्मों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसको कि कहा जाता है, टार कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी अपसलगन की क्रिया हो गई, जिसमें के पदार्थ है या फिर कोई आपका खनिज है, उसका विस्तार हो रहा है, संकुचन हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो जब कोई चीज है बार बार उसको पघाएंगे, छोटा करेंगे, पघाएंगे, छोटा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपका टूटेगा कभी ना कभी। और जो टूटती है अपसल्कन यानी कि जो, जैसे अपन लोग प्याज को छीलते हैं, प्याज के छिलके की तरह में उतरना अपसल्कन कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन दिए गए हैं, उनका आंसर अपन लोगों को देखना है। चलिए पढ़िए इन सभी को, जो आपका कह रहा है ये आगे। एक मिनट, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। चलिए, इसमें ये कह रहा है कि जो पार्थिव पारतंत्र होता है, घास यानी कि जो घास स्थल एवं वन में जैव बायोमास का पिरामिड क्या होता है, आधार उनका चौड़ा होता है और ऊर्ध्वाधर। जैव बायोमास का जो पिरामिड होता है चौड़े आधार में ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, यानी कि बता रहा है कि इस तरीके से होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है इसमें कि जो पार्थिव पारतंत्र है उसमें बायोमास की प्राथमिकता से तृतीयक उपभोक्ताओं की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो तृतीयक उपभोक्ता है इनकी वृद्धि हो गई, वृद्धि नहीं होती, यहाँ पे इनकी कमी होती है। ये आपका सही कह रहा है कि जो पार्थिव पारतंत्र है इसमें घास स्थल एवं वनों में जो बायोमास बनता है, पिरामिड बनता है, उसका आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए कि जो पार्थिव पारतंत्र है, घास स्थल है, वन है, उसमें जो जैव है, जैव बायोमास का पिरामिड चौड़े आधार में होता है, ऊर्ध्वाधर ये खड़ा होता है। इस तरह के पिरामिड को सीधा पिरामिड कह सकते हैं, जिसमें कि आधार अत्यधिक चौड़ा होता है, शीर्ष अत्यधिक कैसा होता है, नुकीला होता है। पार्थिव पारतंत्र में बायोमास के प्राथमिक से लेकर के द्वितीयक, द्वितीयक से लेकर के तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या में क्या होती है, क्रमशः
कमी आती जाती है। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उसमें ऊर्जा का सर्वाधिक ह्रास होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा और आर जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कुछ विंड के प्रकार दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। तो चलिए जो आपकी बोरस है, यूरस है, नोटस है, जेफायरस है। जेफायरस आपकी चलती है विभीषक सुहावनी, इसमें ये कह रहा है। हाँ, तो इसमें आपकी जो बोरस है ये चलेगी निर्मल आकाश के साथ में ठंडी, यानी कि उत्तर में चलती है ये वाली हवाएं, ठीक है। यूरस चलती है आप लोगों की उष्ण और जो कोमल होती है, यूरस चलेगी। नोटस चलेगी ये आपकी प्रगामी तूफान होते हैं, और जो जेफायरस होती है इसमें विवेशक और सुहावनी होती है। तो यहाँ पे आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का सेकंड है, बी का फर्स्ट है यहाँ पे। हाँ, बी का फर्स्ट है, सी का यहाँ पे सेकंड है। चलिए लगा लीजिए इनको कौन सा दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। बोरस जो है वो चलती है निर्मल आकाश के साथ में शक्तिशाली और ठंडी पवन चलती है, जो कि चलती है कहाँ पे, उत्तर साइड में। यूरस चलती है उष्ण और कोमल होती है। नोटस इसमें प्रगामी तूफान आते हैं, ये पूर्वी साइड की बात है शायद। और जो आपकी जेफायरस है ये पश्चिमी में चलती है। यूरस आपकी चलती है उष्ण कोमल दक्षिण भाग में, ठीक है। चलिए ये किसने वर्णन किया है इसका, होमर के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा साझा भविष्य शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी। पढ़िए इसको, किसने किया था, खाद्य और कृषि संगठन ने, विश्व मौसम संगठन जो विज्ञान संगठन है, या फिर जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल ने, या फिर ब्रटलैंड कमीशन ने। तो ये जो रिपोर्ट है हमारा साझा भविष्य ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, 1983 में यह गठित हुआ था, और जो WCED 1987 में पर्यावरण के संबंध में हमारा साझा भविष्य इस नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और ये जो रिपोर्ट है इसमें ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में इसको प्रकाशित किया गया था, और जिस कारण इसको क्या कहा जाता है, ब्रटलैंड रिपोर्ट इसको कहा जाता है। और ये रिपोर्ट जो है सतत विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप इसमें इतना याद रखेंगे इसका गठन कब हुआ था, 1987 में। और ये जो रिपोर्ट दी थी हमारा साझा भविष्य, ये कब दी थी, 1987 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची 1 के साथ में सूची 2 को मिलाना है, मिला लीजिए फटाफट। मैग्नीज, तांबा, नीचे और भी आपके दिए गए हैं, और उनके खानों के नाम दिए गए हैं, कौन सी खाने कहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए, तो जो मैग्नीज की खाने हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, चले जाएंगे आप मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका क्या है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा आपको शायद राजस्थान में मिलेगा। यहाँ पे मैग्नीज की खाटे जो खाना होती है वो मिल जाएंगी। तांबा है, तांबा मिलेगा आप लोगों को कहाँ पे, डूंगरपुर है, मिलजखंड है, यहाँ पे आप लोगों को तांबा मिल जाएगा, ठीक है। ए का सेकंड याद रखिएगा, बी का फर्स्ट याद रखेंगे। आगे बढ़िए, जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा बोलनगिरी, उदगिरी, आपको यहाँ पे बॉक्साइट मिल जाएगा। कोयला मिलेगा उत्तर में, जो कर्णपुर है, झिलमिली है, यहाँ पे कोयला की खाने मिल जाएंगी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से, ए को सही लगा करके फटाफट से क्या करेंगे अपन लोग, चुपके से आगे निकल जाएंगे। चलिए, मैग्नीज है, मैग्नीज की खाने है बालाघाट छिंदवाड़ा में। तांबा की हो गई डूंगरपुर मिलसखंड में। बॉक्साइट की हो जाएंगी बोलनगिरी उदगिरी में। कोयला की हो जाएंगी कर्णपुरा एवं झिलमिली में, ठीक है। आगे बढ़िए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विश्व में पर्यावरण जो पर्यटन उद्योग है इसके विस्तार में कौन सी जो घटनाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं, या फिर कालक्रम आधार उनका बताना है। चलिए, पहिए का, अच्छा इनका कालक्रम लगाना है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। पहिए का आविष्कार हुआ, द्वितीय विश्व का अंत हो गया। जो थॉमस कुक थे उन्होंने यूके के लेसेस्टर और जो लोगबरो है उनके मध्य प्रथम पैकेज सम्मिलित टूर की व्यवस्था की थी।
जेट वायुयान के प्रयोग से पैसेंजरों का आवागमन हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। थॉमस कुक का ये बात कर रहा है, यानी कि कुछ टाइम में कभी ने 1400 के करीब का ये बात कर रहा है। तो एक के बाद में आपका सी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका जेट वायुयान है, नहीं, इसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका अंत हुआ था। सबसे एंड में जो आए थे आपके जेट वायुयान आए थे, यानी कि A C B D यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा करके बढ़ जाएंगे फटाफट से आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भूकंप के स्थल हैं, उनकी विवर्तनिक पर्यावरण दिए गए हैं। कौन से क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। बाम है जो कि ईरान में है, मेक्सिको सिटी है, सैन फ्रांसिस्को है, जावा है। तो चलिए बताइए, जो आपका सैन फ्रांस बाम है यानी कि ईरान में जो स्थल है बाम, उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे आपको मिलेगा अंधभ्रंश, यानी कि यहाँ पे ब्लाइंड फॉल्ट देखने को मिलेगा। मेक्सिको सिटी है, ये बात कर रहा है आप लोगों के क्षेपण, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, सबडक्शन जोन बनता है। एक हल्की प्लेट है, एक यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट है, एक यहाँ पे महासागरीय प्लेट है। तो जो आपकी महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो महासागरीय प्लेट क्या होती है, नीचे दसती है, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर उठती है। जब वो प्लेट नीचे दसती है और एक प्लेट ऊपर दसती है, तो ये जो एरिया बनता है आप लोगों का, इसको कहा जाता है सबडक्शन जोन, जहां पे जाकर के की प्लेट पिघलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो ऑप्शन सही होगा मेक्सिको सिटी का क्षेपण मंडल हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को है, ये आपको बात कर रहा है ट्रांसफॉर्म, यानी कि रूपांतर सीमा की बात कर रहा है। जावा ये बात कर रहा है अंतर सागरीय क्षेपण की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही होगा, ए का यहाँ पे फोर्थ हो रहा है, बी का फर्स्ट है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत सरकार का मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है। कौन करता है, ये आपका सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन, या फिर आपका सांख्यिकीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय। तो आप याद रखेंगे, जो आपकी जनगणना होती है जनसंख्या की, वो जनगणना कराई जाती है, वो कौन करता है सेंसस से रिलेटेड, ये आपके करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय इसकी जनगणना करते हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो भारत सरकार है, गृह मंत्रालय के देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो जनगणना है कौन सी सूची में आती है, संघ सूची में आती है। और जो संघ सूची है, इसका विषय होने के कारण देश की जनगणना का दायित्व होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है इसका दायित्व। और जो स्वतंत्रता हुई थी उसके बाद में जनगणना अधिनियम पारित किया गया था, जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। 1961 में जनगणना कार्य को महत्ता देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन भी किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ कटक दिए गए हैं। हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ में इन कटकों का सही से क्रम लगाना है। तो यहाँ पे चलिए लगा लीजिए इनका सही से क्रम। जो आपका कर्गुलेन है, गासबर्ग कटक है, चैगोस सेंट पॉल है कटक, सोकोत्रा कटक है, एवं जो आपका लक्षद्वीप चागोस है, सबसे एंड में लक्षद्वीप है। ठीक है, आपका दक्षिण से उत्तर में लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कारगुलेन गासबर्ग है, चैगोस सेंट पॉल है कटक, सोकोत्रा चागोस है, अंडमान निकोबार कटक है, ये भी ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। आगे है यहाँ पे ये आपका चागोस सेंट पॉल कटक है, कारगुलेन गासबर्ग है कटक, सोकोत्रा चागोस कटक है, लक्षद्वीप चागोस है, ये आपका गलत हो जाएगा। चागोस सेंट पॉल कटक है, कारगुलेन वर्ग है, सोकोत्रा चागोस है कटक, एवं जो आपका अंडमान निकोबार कटक है, ये अभी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन इनके गलत दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। हिंद महासागर है, इसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे
तो इनके कटकों का अनुक्रम होगा कार्गुलिन कासबर्ग हो जाएगा, चागोस सेंट पॉल हो जाएगा, सोकोत्रा चागोस हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा और लक्षद्वीप चागोस कटक हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, इनमें आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी सही हो जाएगा, ए एंड बी। एक मिनट इसको डाउट में रखना, मैं देख करके बता दूंगी। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनको बताना है। पहला ये कह रहा है कि जो सफी है, सफी ने वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि में परिकलित किया था। दूसरा कह रहा है कि जो वर्ष 1964 में खुसरो ने निवेश निर्गम अनुपात से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका दोनों का ही ये सही है। पहला 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम में इन्होंने क्रम विन्यास गुणांक विधि परिकलित किया था। और जो आपको खुसरो है 1964 में इन्होंने इनपुट आउटपुट रेशियो निकाला था कृषि उत्पादकता से संबंधित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ये मोहम्मद सफी इनका पूरा नाम है। इन्होंने वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि में परिकलित किया हुआ है। 1964 में खुसरो ने इनपुट आउटपुट रेशियो यानी कि निवेश निर्गम अनुपात से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया था। भूमि संसाधन उपयोग के अंतर्गत विश्व के अनेक विद्वानों ने सांख्यिकी विधियों के कृषि उत्पादकता का यहाँ पे अध्ययन किया हुआ है। कैंडोल ने 1939 में प्रति हेक्टेयर उपज पर तथा जो कोटि गुणांक आधारित विधि है इसके द्वारा कृषि उत्पादकता का अध्ययन किया है। कैंडोल का भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, 1939 में है। ठीक है, इन्होंने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पर क्या है, कोटि गुणांक पर कृषि उत्पादकता का अध्ययन किया है। आगे जो स्टैम्प महोदय है 1958 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय तुलना हेतु 20 देशों को 9 समयों के आधार पर कृषि क्षमता निर्धारण में इस विधि का प्रयोग किया है। ये किसने किया है, स्टैम्प महोदय ने 1958 में किया है, अंतरराष्ट्रीय तुलना पर 20 देशों में। ठीक है, आगे बढ़िए। जो मोहम्मद सफी हैं इन्होंने 1990 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैंडोल की विधि को अपनाया हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी विधियां हैं जो कि रेखीय विपर्यास प्रतिबिंब संवर्धित विधियां हैं, कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, न्यूनतम अधिकतम विस्तार यानी कि मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच, एवं जो आपकी आयत चित्र समीकरण यानी कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, या फिर घनत्व वर्गीकरण है, सामान्यकरण हिस्टोग्राम है, या फिर आपका संतृप्त विस्तार है। तो आपके ये जो विधियां इसमें पूछी गई हैं रेखीय विपर्यास प्रतिबिंब की, मेथड्स ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम अधिकतम विस्तार यानी कि जो आपका मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच होता है, और साथ में आपकी जो संतृप्त विस्तार है, सैचुरेशन स्ट्रेच है, ये आपके दोनों संबंधित हो जाएंगे। ए एंड ई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी लगा लेंगे इसमें सही। व्याख्या देख लीजिए इसकी। न्यूनतम अधिकतम जो विस्तार है, मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच, एवं जो संतृप्त विस्तार है, सैचुरेशन स्टेट, ये विधियां किससे संबंधित है, रेखीय विपर्यास से संबंधित है। विपर्यास इमेज में प्रकाश के पुंज अथवा जो ग्रेस्तर होता है उनके मापों में जो मान होते हैं उनमें भेद होता है या फिर विषमता को दर्शाता है। विपर्यास किसी इमेज में अधिकतम एवं न्यूनतम प्रकाश गहनता के अनुपातिक संबंध है। सुदूर संवेदन जो प्रणाली होते हैं उसमें विपर्यास को बढ़ाने की क्षमता होती है। इसके लिए कई तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि रेखीय विपर्यास पर्सन, हिस्टोग्राम, प्रसमानीकरण, एवं जो आपका घनत्व स्तरखंड है, किनारों के उच्चीकरण है, एवं जो आपका बैंड अनुपातीकरण है, ये सब इसकी जो विधियां हैं, इन तकनीक है, इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भ्रंश में भूस्खलन का बहुत बड़ा जोखिम होता है, भूस्खलन का पूछा गया है, कौन से भ्रंश में होता है यहाँ पे, नतलंबी और अंतरित जो धारा भ्रंश होता है, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश। तो जो सबसे ज्यादा जोखिम होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, व्युत्क्रम भ्रंश में मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
गेहूं के उत्पादन वाले यहाँ पे 5 अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे में अपन लोगों को चलना है। 2020 से 21 का डेटा है। तो सबसे ज्यादा जो होता है उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे है। उसके बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा पंजाब हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपका हरियाणा हो जाएगा और पांचवें नंबर पर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। ए के बाद में आपका ई है, ई के बाद में यहाँ पे डी है, डी के बाद में बी है, बी के बाद में सी है। चलिए लगा लीजिए इनको। ए के बाद में यहाँ पे ई, ई के बाद में यहाँ पे सी होना चाहिए था। ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन इसमें कोई दिए नहीं गए हैं। आप इनका डेटा देख लीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे गेहूं का कुल उत्पादन 32.42% होता है। मध्य प्रदेश में 16.8% होता है। पंजाब में 15.65% होता है। हरियाणा में 11.28% होता है और राजस्थान में 10.08% टोटल उत्पादन होता है गेहूं का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फसल विविधता सूचक है यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है। उपरोक्त सूत्र में एक्स निर्देश करता है किसको, एक्स बराबर क्या है, सकल फसलीय क्षेत्र है या फिर जो प्रत्येक फसल है उसके अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स बराबर दिया जाता है क्या, जो टोटल फसल होती है, हर एक फसल होती है उसके अंतर्गत जो कुल फसलीय क्षेत्र होता है उसको डिनोट किया जाता है किससे, एक्स से। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही लगा करके क्या करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। पहले इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। इस सूत्र में एक्स में प्रत्येक फसल के अंतर्गत कुल फसली क्षेत्र को निर्देशित करता है। फसल विविधता जो विविधता होती है उसने उस, एक मिनट यार क्या हो रहा है, एक मिनट आप लोग पढ़िए, पानी पी रही हूँ मैं तब तक। पढ़ते रहिए आप इसको, व्याख्या को। क्या है कि जो चश्मा है उसका नंबर मेरा बढ़ गया है, दिक्कत कर रहा है बार बार देखने में। कल मिलेगा न्यू चश्मा, इसीलिए थोड़ा सा आंखें क्या है लैपटॉप पर देखते देखते एकदम रोशनी ज्यादा पड़ती है तो इधर उधर घुमाना पड़ता है इनको। चलिए, फसल विविधता विविधता है, इससे फसलों में संकेंद्रण की स्थिति स्पष्ट होती है। फसल विविधता का आधिक्य प्राय उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर क्या होते हैं, कृषक छोटे छोटे से छोटे क्षेत्रों में सस्यों का उत्पादन करते हैं, कई सारी कृषियां करते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो फसल विविधता है इसकी संकल्पना किसी क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या के संबंध में समीपवर्ती क्षेत्रों की फसलों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यानी कि अगर फसल विविधता आप लोगों को निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे साल में जितनी फसलें बोई गई हैं उनको आप टोटल करेंगे। ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही निकाला जाता है। और जो आपका फसल विविधता विश्लेषण है इसके जो भाटिया हैं, भाटिया ने 1965 में ये सूत्र दिया था जिसके बारे में अभी अपन लोगों से पूछा गया है। फसल विविधता सूचकांक बराबर जो टोटल बोई गई फसलें हैं उनके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, कितने क्षेत्र में वो सभी फसलें बोई गई हैं, साथ में कितनी फसल की गई है, 3 फसल है, 4 है, 5 है, उनकी संख्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं पूछी गई हैं। चलिए बता देते हैं। मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा है, अनुभववाद है, मानकीय मूल्य है या फिर वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण है। जो प्रत्यक्षवाद है इसकी जो भूमिका हो जाएगी यहाँ पे अनुभववाद हो जाएगी और साथ में जो वैज्ञानिक नियम है यानी कि इनको क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, अनुभव होना चाहिए, साथ में उसके साइंटिफिक लॉज होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड डी। ये कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ए को लगा लेंगे टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लीजिए। फ्रांसीसी दार्शनिक रहे थे ऑगस्ट कॉम्टे, इनको प्रत्यक्षवाद का माना जाता है क्या, जन्मदाता। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो जो प्रत्यक्षवाद होता है ये विश्वास रखता है किसमें, कि जो संबंध है केवल जो आनुभाविक तत्वों से होता है, यानी जो आनुभाविक है अनुभव के आधार पर जो तथ्य अपन लोगों को प्राप्त होते हैं उसी से इसका संबंध होता है। आनुभाविक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनके
जो मानव इंद्रियां हैं उनसे उनको देखा जा सके और परखा जा सके, तभी उनको आनुभाविक तथ्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, क्योंकि मूर्त होते हैं, भावात्मक नहीं होते हैं, यानी इनमें किसी इंसान की भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक जेन्युइन बात करते हैं। इसमें कोई भी इंसान अपना प्यार नहीं उमड़ा सकता, अपनी गुस्सा नहीं दिखा सकता है, ये सब इसमें देखा जाता है। कॉम्टे है, कॉम्टे के अनुसार जो प्रत्यक्षवादी पद्धति है उसमें किए गए अध्ययन और उनके द्वारा प्राप्त परिणाम होते हैं वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होते हैं। यानी कि जो कॉम्टे कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद है, इस पद्धति से कोई भी अपन अगर अध्ययन करेंगे, उसमें जो अपन लोगों को परिणाम मिलेगा वो क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, विश्वसनीय होता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक प्राय धार्मिक और जो तात्विक विचारधारा है उनको महत्व तो नहीं देते हैं। यानी कि उन्होंने वैज्ञानिक का भी बताया हुआ है कि क्यों वैज्ञानिक धार्मिक विचारधारा को और साथ में जो तात्विक विचारधारा है उनको महत्व तो नहीं देते हैं। इस प्रकार जो अनुभववाद है एवं वैज्ञानिक नियम है, इनका एकीकरण होता है, प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं। जो लोनरगन है, इन्होंने तत्व की मानव जो ज्ञान है उनके केंद्र और आधार के रूप में इसलिए व्याख्या की है कि जो यह ज्ञान है इनके अन्य सभी विभागों को अंतर्निहित एवं परिच्छेदित करती है, परिवर्तित करती है एवं एकीकृत करती है। ये किसके बारे में कहा है, तत्व मीमांसा के बारे में किसने कहा है, बर्नार्ड लोनरगन ने ये कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही कहा गया है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसको किससे दिखाया जा सकता है, जीवन तालिका से। ठीक है, ये सही कह रहा है। जो आपका जीवन प्रत्याशा है इसमें सुधार वृद्ध जनसंख्या का एक कारण है। आगे कह रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर है इसकी परिभाषा वर्ष के मध्य में 1 वर्ष से कम आयु के 1000 बच्चों की 1 वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु के रूप में दी जाती है। मिड ईयर कह रहा है, नहीं, यहाँ पे 0 से लेकर के पूरा 12 महीने होती है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो माल्थस है इन्होंने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। ये नोटेस्ट थॉमसन एवं जो नोटेस्टिन है इनके द्वारा इसको सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ए एंड बी आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, व्याख्या देख लीजिए। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, इसके अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान होता है जो कि एक निश्चित आयु का एक व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। जीवन प्रत्याशा में सुधार जो होता है वृद्ध जनसंख्या का एक कारण होता है। आगे कह रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर है किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष या फिर उससे कम आयु वाले जो मृत्यु होती है बच्चों की, उनकी संख्या और उसी वर्ष में जो सजीव जन्मे बच्चे होते हैं उनकी संख्या का अनुपात दर्शाता है, तब आपका क्या निकलेगा, शिशु मृत्यु दर निकलेगी। ठीक है, उसमें क्या कह रहा था, जो आपको मिड ईयर का निकाल रहा था, साथ में जो मृत बच्चे थे उनका ही निकाल रहा था, नहीं, लेकिन इसमें जीवित और मृत दोनों का ही निकालना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो आपका जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है इनका जो संकल्पना दी थी, ये किसने दी थी, डब्ल्यू डब्ल्यू थॉमसन ने 1929 में, और इसका मॉडिफिकेशन किया था नोटेस्टिन ने 1945 में। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। चलेंगे अपना क्या करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो वर्णक्रमुक जो प्रतीक है उष्णांत्र एवं जलवायु को प्रदर्शित करता है। उष्ण प्लस आर्द्र, ये कौन सी जलवायु हो जाएगी आप लोगों की, पहले तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी एफ प्रकार की, और साथ में यहाँ पे मिलेगी कौन सी आपको, ये उस ए एम प्रकार की जो आपकी सवार जलवायु है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। कोपेन है, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है। ए एफ एवं जो ए एम जलवायु है ये कैसी हो जाएगी, उष्ण प्लस आर्द्र हो जाएगी, ये जलवायु को प्रदर्शित करता है।
जर्मनी के प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी एवं जलवायुवेत्ता रहे थे, पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। 1990 में, कब? 1990 में इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। इनके इस वर्गीकरण का जो आधार रहा था फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल के द्वारा किया गया था। इनका इन्होंने आधार रखा था, यानी कि जो कैंडोल थे इन्होंने वर्गीकरण किया था कब? 1874 में। इन्हीं को बेस माना था, किसने? कोपेन महोदय ने। वनस्पति, जो विश्व की वनस्पति है इसका कटिबंध था, इन्होंने बताया था जो केंडोल ने। आगे है इसमें जो सन 1918 आई, कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन किया, परिमार्जन किया तथा आगे इन्होंने औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा, उसके जो ऋत्विक वितरण है उनके आधार पर विश्व की जलवायु में फिर से वर्गीकरण किया था। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की जो योजना थी 1931 में फिर से, उसके बाद में 1936 में संशोधित किया था। कई बार इन्होंने इसका संशोधन किया हुआ है। और आगे जो कोपेन है इन्होंने विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में बांटा था, और जो 11 है जलवायु प्रकारों में बांटा हुआ था, जिसमें कि आप समूह देख लीजिए। BWH, यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे अधिक तापमान पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। BSH, ये आपकी जलवायु जो होती है स्टेपी जलवायु है। औसत जो वार्षिक तापमान यहाँ पे मिलता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मिलता है। AF यानी कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। AM मानसूनी जलवायु होती है। और DFC में लघु तथा शीत ग्रीष्म जलवायु यहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो वृक्ष हैं उनके वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को कहा जाता है क्या? आकृति विज्ञान, उत्केंद्रता, पुरस्सरण या फिर वृक्ष कालक्रम। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अन्य एक नाम भी कहा जाता है ट्री रिंग डेटिंग भी इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, कुल जनसंख्या के संबंध में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 5 मेट्रो को डिसेंडिंग, यहाँ पे एक चीज रह गई है, अवरोही। हाँ, बड़े से छोटे में अपन लोगों को चलना है कि सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलती है, उससे छोटी कहाँ पे है, उससे छोटी कहाँ पे है। सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई के बाद में चले जाएंगे दिल्ली में, दिल्ली के बाद में कोलकाता में, कोलकाता के बाद में आप चेन्नई, चेन्नई के बाद में बेंगलुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी अनुक्रम है जो कि अकार्बनिक अंशों वाले प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थान से प्रारंभ होता है, कहलाता है क्या? पारिस्थितिक अनुक्रम जो कि अकार्बनिक अंशों से प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा में प्राप्त स्थान से प्रारंभ होता है, इसको कहा जाता है क्या? स्वजात ऑटोजेनिक अनुक्रमण, अन्यजात यानी कि एलोजेनिक, या फिर आपका उत्प्रेरित है या फिर ऑटोट्रॉप से। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन की ये बात कर रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। एक पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है जो कि अकार्बनिक अंशों से प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थान में प्रारंभ होता है, इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक अनुक्रम, इनको कहा जाता है। ये जो अनुक्रम होता है इसके अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रम शामिल होते हैं जो कि संपूर्ण रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। आगे बढ़िए। जो आपका जो अन्यत्र जात अनुक्रम है इसमें स्थान विशेष की पर्यावरण दशाएं होती हैं, खासकर अजैविक यानी कि जो भौतिक कारक होते हैं उनमें परिवर्तन होने से विभिन्नता के कारण प्रजातियों के अनुक्रम को अनत्र जात अनुक्रम कहा जाता है। आगे देखिए, स्वजात अनुक्रम है। स्वजात यानी कि जो कोई पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें वनस्पति के द्वारा होने वाले वनस्पतियों के अनुक्रमिक विकास होते हैं, उनको कहा जाता है क्या? स्वजात अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइबेरियन जो मृदा होती है उनके हिमशीतित विशेषताओं को समझने के लिए किस मूल के विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि परमाफ्रॉस्ट शब्द की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप नाम याद रखेंगे। अच्छा, इनके कहाँ के थे ये पूछा गया है, तो ये प्रयोग किया था आपके जर्मन के थे। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। साइबेरियन जो मृदा है हिमशीतित विशेषताओं को समझने के लिए सबसे पहले मूलर महोदय ने 1947 में परमाफ्रॉस्ट यानी कि स्थायी तुषार भूमि शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जर्मनी के निवासी रहे थे और इन्होंने परमाफ्रॉस्ट का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया है जिसका के तापमान वर्षों तक क्या होता है, हिमांक से भी नीचे रहता है। हिमांक यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी नीचे इसका तापमान रहता है। तो वह भाग यहाँ पे हिमीकृत अवस्था में रहता है। किर्क ब्रायन ने ऐसे क्षेत्रों के लिए पर जेली सोल शब्द का प्रयोग किया है। इनका भी आप याद रखेंगे, किर्क ब्रायन का नाम आप याद रखेंगे। पर हिमानी यानी कि पेरिग्लेशियन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1909 में किया गया था डब्ल्यू लुजिंस्की द्वारा। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत की जनगणना है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित यानी कि जो जनजाति है एसटी जनसंख्या के सर्वाधिक बड़े आकार वाले शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम अपन लोगों को लगाना है, बड़े से छोटे में लगाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको सब में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ओडिशा आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाए। हाँ, बी ही यहाँ पे भी सही होगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए इनकी। मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है। वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा जो है औसत समुद्र तल के ऊपर यानी कि 200 मीटर से नीचे रहता है। गलत कर दीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। जो आपका वैश्विक जनसंख्या है उसका 50% हिस्सा जो भूभाग है 25% प्रतिशत भाग पर रहता है। इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे नॉर्थ साइड में यानी कि आप उत्तरी साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, लैंड एरिया ज्यादा है, यहाँ पे लोग निवास ज्यादा करते हैं। और जो आपका साउथ एरिया है अन्य आपका एकदम जो आपका पोलर एरिया है वहां पे लोग कम निवास करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कहाँ पे निवास करते हैं? 25% भूभाग पर निवास करते हैं। आगे कह रहा है जो आपका वैश्विक जनसंख्या है इसका 90% जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में रहता है, 90% नहीं रहता है। ठीक है, इसको आप गलत कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप है, महाद्वीप के किनारे आंतरिक भागों की तुलना में अत्यधिक जनसंख्या रहती है। महाद्वीपों के किनारे की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो किनारे आंतरिक भागों यानी कि अंदर भी तो रहते हैं लोग, किनारों पर इतने ज्यादा थोड़ी रहते हैं। किनारों पर आप लोगों को वही मछुआरे वगैरह हैं जिनको तटीय क्षेत्रों से काम होता है, वहां पे वो जॉब वगैरह करते हैं, ये लोग रहते हैं। तो आपका डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। विश्व की जो जनसंख्या है इसके वितरण में भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक ये सभी जनसांख्यिक कारकों को शामिल किया जाता है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या यानी कि जो 60% जनसंख्या है 200 मीटर से कम यानी कि 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। कुल जनसंख्या का 90% जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में, 10% बाकी दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। महाद्वीपों के जो किनारे होते हैं उनके आंतरिक भागों की तुलना में अत्यधिक जनसंख्या रहती है किनारों पर, आंतरिक भागों में। विश्व की लगभग जनसंख्या 50% यानी जनसंख्या होती है 5% से भी कम भूभाग पर निवास करती है। अच्छा, यहाँ पे आपका पढ़ने में उल्टा हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में यहाँ पर गलत दिया गया है। आपका जो बी है बी गलत होगा, तो यही सही हो जाएगा। बाकी ए है, सी है, डी है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, यही मैं सोचूं कि यहाँ पर गलती कैसे हो रही है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा।
चलिए, और आपके आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि मानचित्र दिया गया है, कश्मीर हिमालय के दर्रे दिखाए गए हैं, इनमें दर्रा कौन सा आरोही क्रम पूछा गया है। तो पहले पे कौन सा है आपका, चौथे नंबर पे इनको लगा लीजिए। एक आपका यहाँ पे है, यहाँ पे जो दर्रा मिलेगा आप लोगों को वो कौन सा है, काराकोरम है। काराकोरम के बाद में यहाँ पे आपका काराताग है। काराताग के बाद में यहाँ पे आपका लानकला है। लानकला के बाद में यहाँ पे आपका चांगला हो जाएगा। चांगला के बाद में बनिहाल हो जाएगा। यहाँ पे बनिहाल के बाद में यहाँ पे आपका पीर पंजाल है। यहाँ पे उमसीला हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा जोजिला। ऑप्शन आपका जो सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका, ये आपके कुछ सूचकांक दिए गए हैं, ईटा सूचकांक, थीटा सूचकांक, बीटा एवं जो अल्फा है, इनको आप लोगों को मैच द फॉलोइंग यानी कि मैच करना है इनको। चलिए देखिए, जो आपका ईटा सूचकांक है, इसमें क्या किया जाता है, जो प्रत्येक जो लिंक होते हैं उनकी औसत यहाँ पे लंबाई दी जाती है। तो आपका ईटा सूचकांक में ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। थीटा सूचकांक में क्या होता है, प्रत्येक चौराहे पर यातायात की औसत मात्रा होती है, तो ये आपका थीटा सूचकांक हो जाएगा। बीटा जो सूचकांक होता है इसमें, ये एक क्या होती है, ग्राफ कनेक्टिविटी होती है। इस स्तर को ये मापता है, नोड की संख्या पर लिंक की ब्याज संख्या के बीच में इस संबंध को व्यक्त करता है। तो ये आपका बीटा सूचकांक हो जाएगा। अल्फा सूचकांक में अधिकतम ये क्या करता है, यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का यहाँ पे मूल्यांकन करता है। तो आपका डी का फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके साक्षरता दर का उनका अवरोही क्रम पूछा गया है, सबसे ज्यादा से सबसे कम पूछी गई है। तो चलिए लगा लेते हैं इनको भी। यहाँ पे दिया गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ देखते ही आप गलत कर देंगे। पुदुचेरी ये गलत कर देंगे, चंडीगढ़ ये भी गलत हो जाएगा। दमनदीप, दमनदीप के बाद में यहाँ पे पुदुचेरी दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। दमनदीप, दमनदीप के बाद में यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में पुदुचेरी, उसके बाद में दादर नगर हवेली। ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पे आपकी जो सही हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ई सही ही है। देख लीजिए, जो आपका अवरोही क्रम है, दमनदीप में मिलती है 87.1%, चंडीगढ़ में 86% साक्षरता मिलती है, पुदुचेरी में 85.8% मिलती है, दादर नगर हवेली में 76.2% मिलती है। ये क्या हो जाएगा, इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान दिए गए हैं, उनकी अवधारणा दी गई है, किसने कौन सी अवधारणा दी थी। चार्ल्स एल्टन का नाम आप सबसे पहले याद रखेंगे। इन्होंने दिया था क्या, पारिस्थितिकी निकेल, इको जो इकोलॉजिकल नीचे है, इसकी इन्होंने अवधारणा दी थी। अर्नेस्ट हेकल है, इनको जाना जाता है किसके लिए, अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी साइंस के लिए जाना जाता है। ठीक, नील्सन, जो आपके गॉर्डन नील्सन है, इनको जाना जाता है पृथ्वी दिवस के लिए। और जो आपके डगलस है, डगलस को जाना जाता है वृक्ष कालानुक्रम के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ए का यहाँ पे थर्ड है, बी का फोर्थ है, डी का यहाँ पे सेकंड है, सी का फर्स्ट है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। अमोनीकरण एक प्रक्रिया होती है किसके कारण, फास्फोरस चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या फिर ऑक्सीजन चक्र में। तो जो आपका अमोनीकरण होता है, अमोनिफिकेशन होता है, ये आपका नाइट्रोजन चक्र में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। नाइट्रोजन चक्र अमोनीकरण की एक क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अमोनीकरण के जो अंतर्गत मृदा में उपस्थित पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उनमें उपस्थित प्रोटीन पदार्थों को बहुत से जीवाणु जैसे कि क्लास्ट्रीडिया, एक्टिमोनस, एक मिनट, एक्टिनोमाइसिटीज होता है, इनके जो अपघटन होता है उसके फलस्वरूप अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। और उसके बाद में जो ऑक्सीकारी विनाइट्री
विनाइट्रोजीकरण है, यार क्या बोले जा रही हूँ, जो आपका विनाइट्रोजनीकरण है उसके द्वारा अमोनिया निर्मित होती है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन अवयवी वातावरण में ये अपघटित होती है, सड़न होती है, तो क्या होता है, एमाइड बनते हैं, जिसके जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन से अमोनिया निर्मित बन जाती है, यानी कि निर्मित होती है। मुक्त अमोनिया विषैली होती है और इसका मृदा में एकत्रित होना हानिकारक होता है। इसे नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट NO3 में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। UN जनरल असेंबली ने 2000 के बाद के जो विश्व के पर्यावरण एवं विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण विकास पर विश्व कमीशन WCED बनाया, जिसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है ब्रटलैंड कमीशन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। UN जनरल असेंबली ने 2000 के बाद में विश्व के पर्यावरण विकास की स्थिति को जानने के लिए 1985 में पर्यावरण विकास पर विश्व कमीशन WCED बनाया, जिसको कि ब्रटलैंड कमीशन भी कहा जाता है। ये जो कमीशन है, इस संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। पर्यावरण विकास के मुद्दों के पुनर्निरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने के लिए पर्यावरण का विकास हुआ था। विश्वव्यापी जो आयोग है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के रूप में चिपको आंदोलन रहे थे। जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता रहे थे चंडी प्रसाद भट्ट। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में की गई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। ये आप याद रखेंगे किसके बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में। स्टॉकहोम सम्मेलन ने इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और जो विकास सम्मेलन है इसको आयोजित किया था। इसी को कहा जाता है अर्थ समिट, ये भी आप याद रखेंगे। या फिर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। सम्मिलित जो देश हैं, इन्होंने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना यानी कि एजेंडा 21 के रूप में इसको स्वीकृत किया था। किसको किया था, ये अर्थ समिट को किया था। इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। चलिए, यहाँ पे गुणात्मक दिया गया है, अर्धमात्रात्मक है, मात्रात्मक है एवं स्पेशियल यानी कि विशेष है। गुणात्मक में क्या होता है, और मात्रात्मक में क्वांटिटी होती है, गुणात्मक में उनके गुण देखे जाते हैं, क्वालिटी देखी जाती है। तो चलिए इनको माप लेते हैं। गुणात्मक में ये कह रहा है कि अंतराल और अनुपात के आंकड़े होते हैं, वर्णमात्री मानचित्र होता है। कंप्यूटर का उपयोग करके डिजिटल तरीके से बनाए गए आभासी मानचित्र स्थल स्वरूप हो जाएंगे। आंकड़े होते हैं कोरोक्रोमेटिक यानी कि कलरों के द्वारा इनको दिखाया जाता है, तो आपके क्या हो जाएंगे, क्वालिटेटिव हो जाएंगे। अर्धमात्रात्मक में होता है, यहाँ पे प्रतीकीकरण होता है, क्रम सूचक आंकड़े होते हैं, वर्ण प्रतीकी होता है, तो ये आपका अर्धमात्रात्मक में आ जाएगा। मात्रात्मक में यहाँ पे आंकड़े आएंगे, उनके अनुपात आएंगे, वर्ण मात्री मानचित्र आ जाएंगे। या फिर इनमें जो मात्रात्मक है आपका क्वांटिटेटिव, कंप्यूटर का यहाँ पे उपयोग करके डिजिटल तरीके से बनाए गए आभासी मानचित्र होते हैं, स्थल स्वरूप मानचित्र होते हैं। सी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। स्पेशल यानी कि विशेष में होता है कि अंतराल अनुपात आंकड़े वर्णमात्री यहाँ पे मानचित्र होते हैं। डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सी का यहाँ पे फर्स्ट होगा, अभी अपन लोग पहले ठीक कर रहे थे। ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी स्पेशल में यानी कि स्पेशल तरीके से आप एक कंप्यूटर का यहाँ पे उपयोग करेंगे, डिजिटल तरीके से किसी भी मानचित्र को बनाएंगे, उसके स्थल को दिखाएंगे, स्वरूप को दिखाएंगे मानचित्र पर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सही होगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन दिए गए हैं और इतने ही लेंदी अब आ रहे हैं, तो इनसे डरना नहीं है। पहला इसमें कह रहा है कि जो विषुव की अवधि होती है सर्वत्र पृथ्वी पर दिन, और जो दिन का प्रकाश होता है 12 घंटों का होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो विषुव विषुव है प्रदीप्ति वृत्त सीधा ध्रुवों के आर पार से गुजरता है और अक्षांशों को आधे में ही विभाजित कर देता है। बिल्कुल ये ठीक कह रहा है।
ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, साथ में इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आप सही टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। विषुव की अवधि होती है, सर्वत्र पृथ्वी जो होती है उसमें दिन का प्रकाश 12 घंटों का होता है, क्योंकि जो विषुव होता है उसमें प्रदीप्ति वृत्त होता है, सीधा ध्रुवों के आर पार दिखाई देता है। ये जो होता है, ये तिथियां दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि यहाँ पे समान होती है, उसी को विषुव या फिर इक्विनोक्स की संज्ञा दी जाती है। 21 मार्च को जो सूर्य होता है 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इन दोनों तिथियों को पूरे ग्लोब पर दिन और रात जो होते हैं, क्या होती है, इनकी अवधि समान होती है। 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। 21 मार्च वाला जो विषुव होता है उसको बसंत विषुव कहा जाता है, और 23 सितंबर वाले विषुव को शरद विषुव कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चरों की जो अन्योन्याश्रिता है, इंटरपेंड इंटरडिपेंडेंसी है, इसका विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है यहाँ पे? जो आपका लोकेशन क्वोशिएंट है या फिर स्टैंडर्ड यानी कि मानक अंक है चरों की इंटरडिपेंडेंसी के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी है, या फिर जो प्रमुख घटक है उनके विश्लेषण, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग, इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रधान घटक होता है विश्लेषण तकनीक में किसी भी केंद्र, उसके समीप वाले जो केंद्र होते हैं उनसे किसी भी दिशा में उसका क्या संबंध है, इसको देखा जाता है। इस जो तकनीक होती है, प्रत्येक बिंदु या फिर निकटतम जो पड़ोसी बिंदु होता है, इसके बीच की दूरी, इनके माध्य की गणना की जाती है। इस प्रकार इसे निकटतम पड़ोसी सूचकांक भी कहा जाता है। ये किसका बात कर रहा है? ये आपका निकटतम पड़ोसी सूचकांक है। सर्वप्रथम जो क्लार्क है एवं इवांस है, इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था पौधों और वनस्पति के वितरण को ज्ञात करने के लिए, इसका वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, स्तर है पटक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण करता है? बताइए इसका। पढ़िए क्वेश्चन, इनके जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़िए। यानी कि आपका यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रेटो वोल्केनो जो, ठीक है, वोल्केनो का पूछा गया है। बेसाल्ट मैग्मा का अंतर्धारीय परत इसमें शामिल होती है, या फिर मैग्मा गैस युक्त होती है, अत्यधिक श्लेष्म होती है? मैग्मा जो है यहाँ पे निम्न दाब पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो आपका सही होगा इसमें, ये आपके स्तर वाली ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अंतर्धारीय परत शामिल होगी। साथ में जो मैग्मा होगा वो गैस युक्त होगा, अत्यधिक यहाँ पे श्लेष्म होगा, हाईली विस्कस होगा। बी एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जो आपकी स्ट्रेटोवोल्केनो है, इसका जो निर्माण होता है अम्लीय लावा से होता है। किससे होता है? ये अम्लीय लावा से होता है। लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, श्यानता सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण लावा का फैलाव होता है वो कि कम होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है। स्तर पटक ज्वालामुखी जो होती है उसमें अंतर्धारित कम परत शामिल होती है, मैग्मा गैस युक्त होता है, अत्यधिक श्लेष्म होता है। चलिए आगे बढ़िए। 2020 से लेकर के 2021 में भारत ने निम्नलिखित देशों में किससे पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया हुआ है? किसको किया है? ओमान को, मालदीव को, पाकिस्तान को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को। तो देखिए आपके ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मतलब डीपली पूछे जाते हैं, इन पर अपन अक्सर करके ध्यान नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 क्वेश्चन इस तरीके के आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको लगा लीजिए। 2020 से 21 में पोल्ट्री उत्पादों का पूछा गया है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ओमान है, ओमान के बाद में आप लोगों का हो जाएगा मालदीव, मालदीव के बाद में हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया। ठीक है, ए बी डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। शीर्ष 5 जो देश हैं जिनको कि पोल्ट्री उत्पाद का निर्यात किया जाता है, ओमान, ओमान के बाद में मालदीव हो जाएगा, उसके बाद में इंडोनेशिया है, वियतनाम है एवं भूटान है, इनको पोल्ट्री उत्पाद का निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, जो निम्नलिखित सूक्ष्म गैस है उनका वायुमंडल में उनकी सांद्रता अवरोही क्रम में पूछी गई है, बड़े से छोटे में यहाँ पे पूछी गई है। तो चलिए देखिए, आपका काफी अंदर से पूछा गया है, ऊपर वाले लेवल के नहीं पूछे गए हैं, नीचे वाले लेवल के पूछे गए हैं। लगाइए इनको। पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे आपका? नियोन आएगा। नियोन के बाद में, नियोन के बाद में आप लोगों की हीलियम है, हीलियम के बाद में मीथेन हो जाएगी, मीथेन के बाद में क्रिप्टॉन हो जाएगी और क्रिप्टॉन के बाद में आप लोगों की हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हो जाएगी डी, डी के बाद में यहाँ पे अपन लोगों ने लगाई है सी, हीलियम, हीलियम के बाद में मीथेन है, मीथेन के बाद में क्रिप्टोन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। सूक्ष्म गैस है नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। विकल्प सी सही है। वायुमंडल में इनका संगठन देख लीजिए। नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो कि 20.95% पाया जाता है, ऑर्गन जो कि 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% पाया जाता है। हल्की गैसें हैं ये वाली, इनको देख लीजिए। नियोन जो कि 0.002% है, हीलियम 0.005% है, क्रिप्टॉन 0.001% हो जाएगा, जेनॉन 0.00009% हो जाएगा, मीथेन है और आपका सबसे एंड में हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, आप इनका चाहे तो आप गाने की तरह याद कर लीजिए, रोते गाते कैसे भी याद कर लीजिए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विशेषीकृत जो अवकाश है इसकी पूर्ति अग्रणी बाजार पर्यटन प्रचालक यानी कि टूर ऑपरेटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसमें सम्मिलित है क्या? थीम पार्क है, क्रूज है, खेल पर्यटन है, परिजन समेत जो पर्यटन होता है यानी कि फैमिली गैदरिंग टूरिज्म होता है, यानी कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हॉलीडे है। ये किसके लिए बढ़ोतरी की पूछी गई है, किसके कारण यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है? थीम पार्क का यहाँ पे योगदान है, और जो आपके क्रूज है और साथ में जो खेल पर्यटन बनाए गए हैं उनका यहाँ पे योगदान है। ए बी सी तीनों ही सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोगों का ऊपर है और आप लोग बैठे ना रहे, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आज आप लोगों को पेपर फर्स्ट की क्लास भी मिलने वाली है जिसमें के टोटल 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। कृषि, पशुधन उद्योग एवं मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पानी की किसी भी प्रकार की कमी को सूखा कहा जा सकता है। यानी कि पानी सूखा किसको कहा जा सकता है? जब कृषि के लिए पानी की कमी है, पशुधन के लिए, उद्योग के लिए, मानव के लिए, इन सभी के लिए क्या है? पानी की कमी है, इसको वो लोग सूखा कह रहे हैं। सूखा जो होता है वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न एवं विपत्तिजनक स्पष्ट जो स्थिति होती है, तो ये भी इसका सही है और कारण भी इसका सही कह रहा है। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम्बे यानी कि जो ग्रामीण है निम्नलिखित भूकंपों में से किस एक के साथ में संबंधित है? भुज भूकंप है या फिर लातूर भूकंप है, जबलपुर है या फिर जो आपका कोयटा बलूचिस्तान का भूकंप है इससे? तो जो आपका काम्बे ग्रामीण है ये भुज भूकंप से संबंधित हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको टिक लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। काम्बे ग्रामीण भूकंप भुज भूकंप के साथ में संबंधित होता है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। जबकि जो लातूर भूकंप है इसका संबंध महाराष्ट्र के कोयना भीमा प्रांत से संबंधित है। जबलपुर भूकंप है ये मध्य प्रदेश में है, और कोयटा जो कि बलूचिस्तान भूकंप यानी कि पाकिस्तान में है। इनको आप याद रखेंगे, पढ़ लीजिए इसके बारे में, और भी डिटेल में पूछा जा सकता है। जो आपका भुज भूकंप आया था गुजरात में, इसका प्रमुख कारण क्या था? जो हिंद महासागर प्लेट है इसका नितल है, इनके 5 सेंटीमीटर की दर से प्रसरण हो गया था, यानी कि आगे की ओर में इनका खिसकाव हो गया था। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर में निरंतर गतिशील होना था।
इनके प्रभाव से जो भूगर्भिक दरारें हैं उनका सक्रिय हो गई और इनकी पुष्टि यहाँ पर पाए गए दो भ्रंश हैं उनके आधार पर की जा सकती है। एक भ्रंश जिसकी स्थिति पूरब से पश्चिम दिशा में अहमदाबाद से भुज के मध्य में है। दूसरा भ्रंश जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाएंगे वहां पे है। और ये जो दो भ्रंश हैं इनके क्रियाशील होने के कारण गुजरात का भुज है उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन पढ़िए, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग है जो कि सुमेलित नहीं है। पढ़िए इसमें जो चेरी मंजरी है कर्नाटक में, यानी कि जो चेरी ब्लॉसम होता है ये वर्षा के प्रकार बता रहा है, कर्नाटक में होती है। जो आपका नॉर्वेस्टर्स होते हैं वो पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा क्षेत्र में होते हैं। लू जो चलती है उत्तरी भारत में चलती है। और आम्र बौछार को ये कहाँ पे बता रहा है, महाराष्ट्र में बता रहा है, जबकि कहाँ पे होनी चाहिए थी ये, केरल में। और ये कहाँ पे होनी चाहिए थी, कर्नाटक में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। लेकिन इसको सही करना ही नहीं था तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो वही आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना किस देश में समान किए जाने की संभावना है। कौन सा देश है जिसमें कि सामना किए जाने की संभावना है, संरचना किस देश में, प्रतिगामी जनसंख्या। ठीक है, जिसने जो जनांगीय संक्रमण है उसको पूरा कर लिया है, या फिर यहाँ पे जिसमें युवा और वृद्ध की जनसंख्या संतुलित है, जिसकी जनसंख्या युवा है, या फिर जो जनांगीय संक्रमण के प्रारंभिक विस्तारण चरण में है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन है जो कि प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना में किस देश में सामना किए जाने की संभावना उसमें बनी होगी, जिसने के जो जनांगीय संक्रमण है उसको पूरा कर लिया है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। प्रतिगामी जनसंख्या जो है आयु संरचना उस देश में सामना की जाने की संभावना हो सकती है जिसने कि जो आपका जनांगीय संक्रमण है इसके सभी स्टेज को पूरा कर लिया है, यानी कि चतुर्थ अवस्था में है, जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। आगे जिससे कि जनसंख्या क्या है यहाँ पे स्थायी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि जो होती है लगभग रुक जाती है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि अब हो रही है वो क्या हो रही है, रुक जाएगी। जैसा कि अपन लोग देख रहे हैं जर्मनी में, अमेरिका में, यहाँ चीन में भी अब चल रहा है ये। इसमें केवल जो विकसित देश आते हैं, यानी कि जो आपके डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो ही इस चरण में पहुंच पाए हैं। जनांगीय संक्रमण जो सिद्धांत है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमसन ने 1929 में और नोटेस्टीन ने 1945 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसकी ये बात कर रहा है। क्या होता है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पढ़िए इसको। मल जल की जो बीओडी होती है, जैविक ऑक्सीजन मांग जो होती है, बहुत अधिक बता रहा है ये। ठीक है, और आगे ये कह रहा है कि जो आपका मल जल है उसमें विलेयत ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा न्यून होने के कारण जो मल जल है उसमें वायवीय जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है। ये गलत होगा, बाह्यजीव वृद्धि यहाँ पे नहीं होगी। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए को आप सही लगा कर चलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान है
जीव एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य में अंतर संबंध का अध्ययन होता है। ये पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि एक अलग टॉपिक की बात कर रहा है, लेकिन ये बात जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो आपका सी सही हो जाएगा। परपोषी यानी कि जो परजीवी की बात कर रहा है, ये ऐसे जीव बता रहा है जो अपने आहार के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। निर्भर नहीं रहते तो इनका नाम परजीवी क्यों होता है? ठीक है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए एंड सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि दिया गया है सी में। इसको आप सही लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के कारण या फिर कारणों में नहीं आता है? कौन सा हो जाएगा? जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, विशाल मात्रा में जल और गाद सिल्ट बनाती हैं। गाद के अधिक जमाव से नदी का तल क्या हो जाता है? ऊंचा कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होती है? बाढ़ का नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है, ये तो कारणों में आ जाएगा। तल अगर ऊंचा होगा तो पानी बाहर की ओर में फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे बाढ़ आएगी। ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि की यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पद्धति हो जाएगी, ये आपका सही होगा, ये बाढ़ के कारणों में नहीं होती है। अन्य में जो भूकंप है, भूकंप ने नदी के मार्ग में परिवर्तन कर दिया है, तो क्या होगा? बाढ़ आ सकती है। भूकंप है, भूकंप ने नदी के मार्ग में, हाँ, तो यहाँ पे ये बाढ़ का कारण नहीं है। ब्रह्मपुत्र घाटी की चौड़ाई दे रहा है। आगे कह रहा है कि जो अति उच्च जनसंख्या है उसके दबाव ने जनसंख्या को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य कर दिया है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो जो बाढ़ ना आने के कारण इसमें पूछे गए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सही होगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युग्मों का मिलान सही है पूछा गया है? कार्लरेटर है, इन्होंने दिया है महाद्वीपीय अवधारणा, ये गलत हो जाएगा। एलेक्जेंडर बोन हम बोलते हैं जो कि टीलियोलॉजिक अप्रोच इनका बता रहे हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑस्कर पेस्टेल उन्होंने 10 ऑस्लैंड लिखी हुई है, ये ठीक हो जाएगा। बारेनियस है, इन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बता रहा है, और जो आपके इमेनुअल कांट है, इन्होंने खगोल प्रकृति का सामान्य अध्यास दिया है, नहीं है आपका, ये सही हो जाएगा। सी एंड डी, सी एंड ई सही होगा। एक मिनट, हाँ, ऑस्कर पेस्टेल है, इन्होंने 10 ऑस्लैंड लिखी थी। अच्छा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये आपका गलत हो जाएगा, और जो आपके इमेनुअल कांट है, इन्होंने खगोल प्रकृति का सामान्य इतिहास लिखा हुआ है, तो आपका सी और ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उद्देश्यवादी उपागम है, इससे संबंधित हो जाएंगे आपके कार्ल रिटर। दास ऑस्टेन लिखी थी ऑस्कर पिस्चर के द्वारा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमेनुअल कांट ने दिया था, और जो खगोल प्रकृति का सामान्य इतिहास है, ये भी किसने दिया था? इमेनुअल कांट ने दिया था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। डीईएम में सारे पिक्सल चित्र जो अवयव होते हैं अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं। अच्छा, कथन एक तो ऊपर ही रह गया। डिजिटल उच्चता मॉडल जो डीईएम है, एक क्या है? राष्ट्र प्रारूप है। जो डीईएम होते हैं, इसमें जो सारे पिक्सल्स होते हैं, चित्र यानी कि जो अवयव होते हैं अलग अलग आकृति और अलग अलग आकार के होते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? आकृति और आकार इनका पिक्सल्स का सेम होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवेश तटवर्ती क्षेत्रों की जो तापमान है उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से दो महासागरीय धाराएं उत्तरदायी, यानी कि ठंडी वाली जो धाराएं होती हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है, तापमान को कम करने की ये बात कर रहा है। तो पहला हो जाएगी आप लोगों की कौन सी? यहाँ पे आपके जो बेंगुएला की धारा है और साथ में कैनारी की धारा है, ये जो जो दल दो जलधारा है जो कि ठंडी है, बाकी की तीन कैसी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, ए एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है जो कि एक कैटाबेटिक अवरोही पवन है?
चिनूक है, संताना है, फोन है या फिर मिस्ट्रल है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये क्या होती है? रात्रि के समय में पर्वतीय ढालों से तथा ऊपरी भागों में विकर्ण विकर्ण करती है ये। तो यहाँ पे आपकी पवन हो जाएगी, ये मिस्ट्रल हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। मिस्ट्रल है एक स्थानीय पवन है जो कि कैटाबेटिक है, अवरोही पवन ये होती है। ये क्या करती है? जब रात्रि होती है, रात्रि के समय में ये पर्वतीय ढालों तथा जो ऊपर के भाग होते हैं उन पर ये विकिरण के द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है। यहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं तो ये हवाएं भारी होती हैं, ढालों के सहारे घाटियों से नीचे उतरती हैं और इन्हें पर्वतीय समीर या फिर केटाबेटिक पवन भी इनको या फिर अवरोही पवन इनको कहा जाता है। मिस्ट्रल जो पवन है कैसी है? ठंडी ध्रुवीय पवन है, स्थानीय पवन है, जो कि रूम सागर के उत्तर पश्चिमी भाग से खासकर जो स्पेन है आप लोगों का, फ्रांस है, उसको प्रभावित करती है। जब ये पवन जो होती है फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर के निकलती है और दक्षिण में नीचे उतरती है तो अत्यधिक क्या हो जाती है? ठंडी होती है। चिनूक है, चिनूक जो चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म पवन है, शुष्क पवन है, इसे यूरोप में फोन कहा जाता है। सांताना ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली एक गर्म पवन है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस एजेंसी का संबंध है जो कि इकोनॉस रिमोट सेंसिंग डाटा यानी कि दूर संवेदी आंकड़ों से है। देख लीजिए कौन सी एजेंसी है भैया। डिजिटल ग्लोब है, इमेज सेट इंटरनेशनल इंक है या फिर आपका डिजिटल इमेज है या फिर ORB इमेज है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी एजेंसी? डिजिटल ग्लोब हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइकोनोस नए युग का प्रथम एवं उच्च विभेदन वाला उपग्रह है। आइकोनोस 2 को जो अमेरिका है उसके द्वारा सितंबर 1999 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल के उच्च विभेदन वाले आंकड़े प्राप्त कर उनको दूसरे देश में बेचकर धन कमाना है। यह एक ऐसा उपग्रह है जो कि संपूर्ण विश्व में फोटोग्राफिक श्रेणी के प्रतिबिंब का प्राप्त कर उन्हें देशों के उनकी पूर्ति करता है। सातवां यह उच्च रेडियोमेट्रिक विभेदन वाला उपग्रह है जो कि आंकड़ों की शुद्धता का अनुमान करता है। आंकड़ों में जो प्राप्त करने वाले समय है, उपग्रह है, कक्षीय विशेषता है, विस्तार है, क्षेत्रों में ये सब आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को वर्तमान जनसंख्या के घनत्व में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे ज्यादा जो मानव जनसंख्या निवास करती है वो करती है कहाँ पे? एशिया में। ठीक है, एशिया के बाद में आप लोगों का आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में यहाँ पे आपका आएगा यूरोप। यूरोप के बाद में नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन जो सही होगा इस हिसाब से आप लोगों का बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आप लोगों को मृदान करना है। ये आपके लो इस्पात संयंत्र दिए गए हैं, उनके स्रोत दिए गए हैं, कौन सा संयंत्र कहाँ से प्राप्त होता है पढ़िए और थोड़ा सा मिलाने की कोशिश भी इनको करिए। ठीक है, जमशेदपुर है। जमशेदपुर में क्या है? चलिए जमशेदपुर आपको कहाँ पे मिलेगा? जमशेदपुर में टिस्को है जमशेदपुर में। इसकी लोयस का स्रोत पूछा गया है, कहाँ से इसको लोयस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा नोआ मुंडी है, गुरमा हैसानी है एवं जो खदान है यहाँ से इसको क्या प्राप्त होता है? लोयस प्राप्त होता है। भद्रावती है, भद्रावती को केमानगुंडी खदान से प्राप्त होता है। भिलाई को प्राप्त होता है डल्ली राजहरा से। और जो आपके बोकारो है, बोकारो को करीब वो खदान से यहाँ पे लोयस को प्राप्त होता है। ऑप्शन जो आपका सही होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चूनेदार जो मृत्तिका में मृदा होती है, छोटा नागपुर उच्च भूमि में पाई जाती है, हिमालय की तुंग घाटी में मरुस्थल मृदा होती है, ये तो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। चलिए अपन इसको मिला लेते हैं। जो लाल दोमट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ये आपको मिलेगी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। अम्लीय मृदा है यानी कि जो आपकी पोडजोल मृदा है, ये कहाँ पे मिलेगी? ये हिमालय के जो मध्य तुंग पेटी होती है वहां पे मिलेगी। और आगे इसमें ऑप्शन ऊपर हो गया है।
और जो आपकी यानी कि खादर है, यानी कि जो निम्न जैवीय पदार्थ होते हैं, निम्न यहाँ पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, अन्य पोषक वाली यहाँ पे मृदा होती है। तो ये बात कर रहा है किसकी, मरुस्थल, यहाँ पे ये बात कर रहा है मरुस्थलीय मृदा की। और यानी कि बहुत कम यहाँ पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं और अन्य पोषक पदार्थ, यानी कि यहाँ पे कोई भी खाने योग्य चीजें नहीं बनती है ज्यादातर। तो ये मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। मरुस्थलीय आपके पहले में थी और ये खादर आपकी कहाँ पे मिलेगी, चूनेदार मृत्तिका में मृदा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड है। ठीक है। चुनिंदा जो मृतिका में मृदा होती है खादर मृदा हो जाएगी। लाल दोमट मिट्टी मिलेगी कहाँ पे, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उच्च भूमि है, वहां पे मिलेगी। अम्लीय या फिर पोर्चोल मिला है वो मिलेगी आपको हिमालय की मध्य तुंग पेटियों में। निम्न जैविक पदार्थ है, निम्न हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, अन्य पोषक वाली जो मृदा होती है वो मिलेगी मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़िए। वेद है उनके ब्रह्मांड की में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचाना है। दार्शनिक उत्पत्ति है, कलात्मक उत्पत्ति है, यंत्रीय उत्पत्ति है, रासायनिक उत्पत्ति है। ब्रह्मांडिक ब्रह्मांड की जो विवेचित ब्रह्मांड है उनके प्रकारों को इसमें पहचानना है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मांड के द्वारा यहाँ पे जो होती है विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति। दार्शनिक होगा, कलात्मक होगा और साथ में आपकी ये कैसी हो जाएगी, यंत्रीय होगी। ए बी सी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रासायनिक इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये केमिकल बैथिंग अलग होती है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। वेदों में जो विवेचित ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति के प्रकारों में दार्शनिक उत्पत्ति, कलात्मक उत्पत्ति एवं यंत्रीय उत्पत्ति मानी जाती है। वेद और उपनिषद उपनिषद जो होते हैं उनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि परमेश्वर से ज्ञान और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। उससे परमाणुओं से युक्त आकाश उत्पन्न हुआ है। परमाणुओं से पूर्ण आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई है। प्लेटो और जो अरस्तु हैं इनका भी विश्वास था कि संसार क्या है, ईश्वरीय रचना है। इसमें होने वाले जो परिवर्तन है ईश्वरीय नियोजन के ही परिणाम है। ये किसने कहा है, प्लेटो ने और अरस्तु ने। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉक नी सिंड्रोम यानी कि संलक्षण है घुटनों से नीचे टांगों का बाहर की ओर में मुड़ना। इसका कारण क्या है, फ्लोराइड का प्रदूषण है, लेड यानी कि सीसा जो सीमा प्रदूषण है, मरकरी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो घुटने जो मुड़ जाते हैं हम लोगों के, जो बुढ़ापा आएगा यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ का पानी बहुत क्या है, फ्लोराइड युक्त है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो कारण इसका क्या है, इसमें क्या मिलती है, इससे जो घुटने होते हैं, घुटने के नीचे पैर जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं एंड टाइम में आते आते। हमारे घर में कई लोगों के हो चुके हैं। कारण उसका ये है, ए हो जाएगा, फ्लोराइड यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए नाम याद रखेंगे इसका, नॉकनी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी है, मरकरी से क्या होता है इसको देख लीजिए। औद्योगिक, यहाँ पे एक और देख लीजिए, जो सीसा है, सीसा से क्या होता है यहाँ पे, औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप सीसा धूल के रूप में वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। ऑक्सीजन से मिलकर के लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि सांस के जरिए शरीर में पहुंचता है तथा तंत्र का जो तंत्र होता है अपना उसको प्रभावित करता है। मरकरी होता है पारा युक्त जल होता है जिसे पीने से क्या होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से यह हरित गृह जो प्रभाव होता है उसमें वृद्धि करता है, जिसके कारण जो वायुमंडल है धरातल सतह पर तापमान में वृद्धि करता है। उसके फलस्वरूप वर्षा होती है, मृदा में नमी नमी होती है एवं कमी होती है। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि एवं हिमटोपियां होती हैं। महाद्वीपीय हिमनद का यहाँ पे पिघलना होता है। ऐसी कई सारी जो विनाशकारी घटनाएं होती हैं वो यहाँ पे घटित होती हैं। आगे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके अध्येता दिए गए हैं, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। सैडलर है, सैडलर ने दिया है यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है। दिनांक की संपूर्ण सिद्धांत है आपके। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मध्यवर्ती ऑप्शन आपका स्टोफर का है, रिकार्डो का है। सैडलर है, सैडलर ने दिया था आपके जो प्रजनन दर है घनत्व के साथ में इन्होंने संबंध बताया था। थॉमसन एवं इन्होंने दिया था
जनांक संक्रमण सिद्धांत दिया था। और जो आपके रिकार्ड हुआ है इन्होंने दिया था मध्यवर्ती अवसर मॉडल। स्टोफर ने दिया था इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। जो आपके रिकॉर्ड हुए इन्होंने अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव बताया था। ठीक है, तो आगे आप सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेटलर ने प्रजनन दर घनत्व के साथ में प्रतिलोम भिन्न होता है ये बताया हुआ था। रिकार्डो ने दिया था अर्थव्यवस्था पर आधारित जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव। थॉमसन ने बताया था जनांकी संक्रमण मॉडल। और जो आपके स्टोफर है इन्होंने मध्यवर्ती अवसर मॉडल दिया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो हार्टलैंड है इसके बारे में क्या सही है पूछा गया है। इनका प्रकाशन 3 बार हुआ था, 1904 में, 1914 में, 1943 में। पहला यहाँ पे गलत कर देंगे क्योंकि 1904 में हुआ था, 1943 में हुआ था, लेकिन 1914 में नहीं हुआ था। ये गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है। इससे जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे H.J. मैकेंडर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ये तो ठीक है मैकेंडर ने किया था, लेकिन ये जर्मनी के ना होकर के ब्रिटिश के थे। कहाँ के रहे थे ये? ब्रिटिश के रहे थे। तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है ये कि जो विश्व है, विश्व इतिहास में जल एवं थल शक्तियां आपसी संघर्ष इसका आधार था। ये बात इनकी सही कही की थी। और ये जो सिद्धांत है इसकी भविष्यवाणी सत्य हुई। जर्मनी विश्व का महाशक्ति बन गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। जर्मनी जो था इनके क्षेत्र में नहीं था, वो इसके बाहर में था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल जो सी ऑप्शन है वो ही यहाँ पे सही दिया गया है। व्याख्या देख लीजिए। मैकिन्डर थे जो कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता रहे थे। भूमंडल में रणनीतिक महत्व के क्षेत्र को उन्होंने पहचाना अपनी भौगोलिक दूरी यानी कि 1904 में, हृदय स्तर 1919 में, और मिडलैंड बेसिन 1943 की इनकी अवधारणा रही थी। ये आप इनका याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गंगा की जो सहायक नदियां हैं बाएं किनारे से लेकर के इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर में व्यवस्थित करना है। पश्चिम यानी कि आप लोगों का इधर से लेकर के ऐसे चलना है। रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, ये आपकी नदियां दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की कौन सी? रामगंगा है। रामगंगा के बाद में यहाँ पे आएगी आप लोगों की गोमती। गोमती के बाद में यहाँ पे आ जाएगी घाघरा। घाघरा के बाद में गंडक आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, दो स्वीडिश जो विज्ञान विद्वान है इनको पहचानना है। स्वीडिश को पहचाना है यहाँ पे। गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट है, एंड्रस सेल्सियस है, विल्हेम बर्कनीज है। तो आपके एक तो ये हो जाएंगे। आगे यहाँ पे दिया गया है टॉर बर्जरोन है, और साथ में जो आपके गैरपर्ड गुस्टाव कोरियोलिस है। तो आपके डी भी हो जाएंगे। बी ऑप्शन, आप सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी एंड डी, इन्होंने क्या किया था? जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया हुआ है। कहाँ के थे ये? स्वीडिश थे वैज्ञानिक, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजीएस नहीं है? वन टांगे का, मरम नागा, सेहरिया एवं रियांग। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आज के जो देश हैं 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है उनकी संख्या 75 है। इनमें आदिम जनजातीय समूह यानी कि पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि पीवीटीजीएस इनको कहा जाता है। ये जनजातियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, यानी कि उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है, इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। जिनमें कौन कौन सी जनजातियां इनको देख लीजिए। मराम नागा जो कि मणिपुर में मिलती है, सहरिया जो कि राजस्थान में मिलती है, रेयांग जो कि त्रिपुरा में मिलती है। ये वाली जनजातियां जो आती हैं किसमें आती हैं? पीवीटीजीस में आती हैं। जबकि जो बनटांगिया जनजाति है इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। और भी जो जनजातियां इनको देख लीजिए जो कि पीवीटीजी इसमें आती हैं, इनको देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में बोडो आता है, गदवा है, चेचू है, कोलम है। तेलंगाना इसमें शामिल है। बिहार में यानी कि झारखंड साइड में असुर है, बिरहोर है, कोरवा है।
उत्तर प्रदेश की बुक्सा है, रांची है, इसमें उत्तराखंड शामिल है। अंडमान एवं निकोबार में जरवा है, ओंगे है, ओंजे, सेंटिनेली, सोमपेन, राजस्थान में सहरिया, पश्चिम बंगाल में लोथा एवं टोटो है। ये वाली आप जनजाति याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तल जो तेल क्षेत्र है या फिर क्षेत्रों का मिलान सही पूछा गया है, देख लीजिए इनके। असम में दिया गया है यहाँ पे मोरान होगरीजन तेल क्षेत्र दिया गया है। आगे ये कह रहा है जो गुजरात है, गुजरात में लुनेज कलोल तेल क्षेत्र है। असम का यहाँ पे ठीक है। आगे जो गुजरात है, गुजरात का भी ठीक है, गुजरात में मिलता है लुनेज कलोल तेल क्षेत्र है। पूर्वी तट जो अपतट क्षेत्र है इनमें ओलकड है, असजोल है, ये भी ठीक है, आपका ए बी सी हो जाएगा। पश्चिम तट में ये बोल रहा है कि यहाँ पे बससेन है, अलियाबेट है, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका जो पूर्वी में ये कह रहा है कि ओलकड है, असजोल है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। और जो डी है यहाँ पे बससेन है, अलियाबेट है, ये आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि जो पूर्वी तट है यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो आपका अमला पर्व है, कोराईपल्ली है, ये आपको पूर्वी तट में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा ए बी डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पेपर बहुत लेंदी है, पढ़ने में इसको इतना दिक्कत हो रहा है। भारत में जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है NAQM, इसका जो प्रारंभ किया गया था, किसने किया था? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा, या फिर मौसम विज्ञान के द्वारा, या फिर शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा। ये किसके लिए है? वायु गुणवत्ता के लिए, यानी कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा इसका शुरू किया गया था प्रोग्राम। व्याख्या देख लीजिए इसकी, पढ़िए थोड़ा सा। भारत में जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत इसका शुरू किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था सर्वाधिक संगठन इसके रूप में इसका जल प्रदूषण यानी कि नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1977 में इसका गठन किया गया था। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम यानी कि NAPM की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने, उद्योग एवं अन्य जो स्रोत है प्रदूषण को नियंत्रित करने व नियंत्रित करने वाले वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भूगोल के संदर्भ में जो फर्नाद है, 10 ससुर हैं, इनका संबंध किससे रहा था? पॉजिटिविज्म से, प्रत्यक्षवाद से, व्यवहारवाद से, नारीवाद से, या फिर संरचनावाद से। तो जो आपके फर्नांद 10 ससुर है, इनका रहा था किससे? सौसर से इनका नाम याद रखेगा, ससुर दिया गया इसमें, सौसर रखेगा इसका नाम। संरचनावाद से संबंधित थे। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। पदार्थ जो कि ओजोन की परत का क्षरण करते हैं पर हुए जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पदार्थ जो ओजोन की परत का संरक्षण करते हैं, ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको बताना है किससे संबंधित है। पेरिस समझौता से, मराकेश समझौता से, क्योटो प्रोटोकॉल से, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ओजोन परत की बात कर रहा है तो ये संबंधित है किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। जानिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। ये जो प्रोटोकॉल है 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, प्रभावी हुआ था 1989 से। मोंटी प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे कि ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थ के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने के लिए इसको तैयार किया गया था, जिसको कि समताप मंडल की नाजुक ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए इसको शुरू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान का शहर है क्योटो, 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 को यह कार्यशील हुआ। प्रोटोकॉल का जो क्रियान्वयन था, इससे संबंधित विस्तृत नियम है मराकेश मोरक्को यानी कि 2001 में कॉप 7 में इसको अपनाया गया था। इसी को कहा जाता है मराकेश समझौता। पेरिस समझौता जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसे ये कैसा एक बाध्यकारी समझौता है, सभी देशों को मानना ही मानना है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन COP 21 में इसको स्वीकार किया गया था।
पेरिस जो समझौता है इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व जो औद्योगिक स्तर है, यानी कि पहला जो औद्योगिक का स्तर है अपना, उसमें 2 डिग्री की वृद्धि से नीचे रखना है। ये इसका किसका है? ये पेरिस समझौता का है। आगे बढ़िए, कुछ आपके मानचित्र दिए गए हैं, उनके मानक दिए गए हैं, इनको अपन लोगों को सही वाले जो मानक है उनको बताना है। यहाँ पे वित्तीय मानचित्र की ये कह रहा है कि इसका जो स्केल होता है 1:190 होता है। जो आपका बृहद मापक योजना है इसका 1:100 होता है। तो आपका ये सही है बृहद मापक का। स्थलाकृति मानचित्र का ये बता रहा है तो आपका ये भी सही हो जाएगा। एटलस मानचित्र का ये कह रहा है कि यहाँ पे 250 होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। भूखंड मानचित्र है 3960 है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लीजिए इनका पैमाना। वित्तीय मानचित्र का रेशियो देख लीजिए, बृहद मापक जो योजना है इसका देख लीजिए। स्थलाकृति मानचित्र है, एटलस मानचित्र हो जाएगा आपका। भूखंड मानचित्र है, ये आप देख सकेंगे इन सभी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके गुन्नार मंडल है 1957 में इन्होंने अपने वृत्ति संचयी कारणत्व के सिद्धांत के में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक असमानताओं को किस प्रकार से वर्णित किया हुआ है? किससे किया है इन्होंने? अग्रगामी और पश्चिमामी जो अनुबंध होता है लिख के, इससे अपकर्षण अपकर्षण से, प्रतिगमन और प्रसार से। तो इनका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा। इन्होंने जो अपना गुन्नार मेडल ने जो मॉडल दिया था अपना, जो सर्कुलेशन सर्कुलर क्यूमुलेटिव थ्योरी दी थी, कॉसेशन थ्योरी, इन्होंने इसमें बताया था जो प्रतिगमन होता है बैकवॉश एवं स्प्रेड इफेक्ट होता है। यानी कि बैकवॉश वो एरिया होता है जहां से लोग छोड़ करके चले जाते हैं, स्प्रेड इफेक्ट जहाँ की ओर में वो लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसकी बात इन्होंने कही थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्थल रूप है इसके हासमान विकास को निर्दिष्ट करने हेतु डब्ल्यू पेंक द्वारा इनमें से किस पद को नियुक्त किया गया था? पेंक ने कौन सा बताया था? प्राइमरअप है हासमान के लिए। ठीक है, बताइए कौन सा किया था? डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म यानी कि बैनिंग। ठीक है, यहाँ पे आवस्थी जिंडे है, ग्लिक फार्मिंग है या फिर आवस्थी जिंडे। तो यहाँ पे इन्होंने डी शब्द यानी कि जो आवस्थी जिंडे है इसका प्रयोग किया था हासमान विकास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वातावरण में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है? अवरुद्ध वातावरण में, शीतमय या फिर उष्णमय या फिर स्थिरमय। यहाँ पे धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है, वहां पे क्या होता है? ऑक्लूडेड उनको फ्रंट मिलता है। अवरुद्ध वातावरण होता है तो जो वायु होती है वो क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है, मार्ग अपना चेंज कर लेती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पर्यटन के क्षेत्र में जीवन चक्र यानी कि टेल्क के मॉडल को पर्यटन में विकास और समय के साथ में एक प्रदेश में आने वाले परिवर्तनों से प्रस्तुत किया है? किसने किया है यहाँ पे? जॉन गेल्सन ने, रिचर्ड बटलर ने, डेविड हार्वे ने या फिर रॉबर्ट प्रॉसर ने। तो ये किया हुआ है आपके रिचर्ड बटलर ने, आप 1980 में इसको दिया हुआ है। व्याख्या देख देख लीजिए इसकी। रिचर्ड बटलर है, इन्होंने 1980 में पर्यटन क्षेत्र के जीवन में यानी कि जीवन चक्र में टेल्क के मॉडल में पर्यटन में विकास और समय के साथ में एक प्रदेश में आने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत किया है। इस मॉडल से पता चलता है कि एक पर्यटन क्षेत्र में 6 अनुमानित विभिन्न चरणों के माध्यम से विकसित होता है। अर्थात जो अन्वेषण होता है, भागीदारी है, विकास है, समेकन है, ठहराव एवं गिरावट है, ये कायाकल्प है। जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में ये गंतव्य लेखक द्वारा परिभाषित परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरता है। ठीक है, ये इसकी स्टेज दी गई है ABCDE, इनको देख लेंगे आप। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि फैलाव हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, स्टेग्नेशन हुआ, उस बाद में रिजुवेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परिवहन के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है।
दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन है अपनी दाहिनी ओर में विक्षेपित हो जाती है। वो विक्षेपी पवन जो समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। पवन की गति घर्षण के साथ में बढ़ती है। यहाँ पे जो पवन की गति है दाब प्रबलता उनके व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। तो सही कथन को अपन को इसमें पहचानना है। तो जो आपकी जियोस्ट्रैपिक विंड होती है भूविक्षेपी पवन होती है। समदाब जो रेखाएं होती है उनके समानांतर प्रवाहित होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूविक्षेपी पवन होती क्या है? समदाब रेखाओं के समानांतर ही प्रवाहित होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल जो होता है इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाहिनी ओर बहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बॉन्थियोनियन है, अगस्त लॉस है, डोई है, क्रिस्टोलर है, इनके ये थ्योरी दी गई है। किसने कौन सा दिया था चलिए देख लीजिए। जो आपके बॉन्थियोनियन है इन्होंने दिया था क्रॉप कॉम्बिनेशन है आपकी जो फसल की अवस्थिति यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर लोकेशन दिया था बॉन्थियोनियन के द्वारा। अगस्त लॉस के दिया था औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया गया था लॉस के द्वारा। डोई ने दिया था फसल संयोजन और जो आपके क्रिस्टोलर है इन्होंने दिया था केंद्रीय स्थल सिद्धांत। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ अपन इतना ही देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बोलने में हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कत। आपको जो 20 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला यानी कि आपको कल जो पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें आपको 90 नहीं 110 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।